पॉलिटिक्स विद प्रभाकर की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि पहले मैं ये कार्यक्रम अपने दूसरे चैनल देश परदेश पर पेश करता था, लेकिन मैंने देश परदेश को अब केवल यात्राओं और परंपराओं और विरासत की कहानियों के लिए अलग कर दिया है और इसके लिए एक नया चैनल खोला है। मुझे उम्मीद है कि देश परदेश की तरह आप लोग इस चैनल को भी समर्थन देंगे और वैकल्पिक पत्रकारिता का उत्साह बढ़ाएंगे। आप जानते हैं आजकल चीख चिल्लाहट का दौर है। आप टीवी चैनलों से लेकर तमाम यूट्यूब चैनलों तक, खासकर जो राजनीतिक रिपोर्टें जहां होती हैं वहां तमाम लोग चीख चीख कर अपनी बातें करते हैं, लेकिन मैं न चीखूंगा न चिल्लाऊंगा और न किसी का पक्ष लूँगा और न किसी के खिलाफ किसी का विरोध करूँगा। मेरा काम है जो पश्चिम बंगाल की ज़मीनी परिस्थिति है उसको आपके सामने पेश करूंगा, सीधे सपाट और संयत शब्दों में। और चीखने चिल्लाने से न सच झूठ हो जाता है न झूठ सच बन जाता है। और पत्रकारों का काम किसी का पक्ष लेना या किसी के खिलाफत करना नहीं है। पत्रकारों का काम है ज़मीनी स्थिति को आम लोगों के सामने जस का तस रख देना, और फैसला तो आम लोग करते हैं। लोकतंत्र में सरकारें बनाने और गिराने का अधिकार आम लोगों के पास है। पत्रकार न सरकार बना सकते हैं, न टीवी चैनल सरकार बना सकते हैं और गिरा सकते हैं। तो ये सब ऐसा करना कोई मतलब नहीं है, कोई ठोस वजह नहीं है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि तमाम ऐसे चैनल दूर दराज बैठकर पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में आकलन करते रहे हैं महीनों से। कोई किसी को जिता रहा है, कोई किसी को हरा रहा है, लेकिन ये सब उचित नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और आप जानते हैं पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। जल्दी ही चुनाव आयोग इनकी तारीखों का ऐलान भी करने वाला है। लेकिन पूरे देश ही नहीं, विदेश में भी निगाहें टिकी हैं तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर। इसकी कई वजहें हैं। एक वजह है कि 10 साल से ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस यहाँ सत्ता में है, और दूसरी और सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं इस बार यहाँ सत्ता हासिल करने के लिए। और महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेता बंगाल का दौरा कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री 1 महीने के भीतर 3 बार बंगाल के दौरे पर आ चुके हैं। और यहाँ राजनीति धीरे धीरे गरमाने लगी है और इसके साथ ही शुरू हो गया है एक दूसरे पर कीचड़ उछालने, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का खेल भी। आगे इस खेल में कौन जीतता है, बाजी किसके हाथ रहती है, कौन हारता है, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन अभी कई चीज़ें हैं जो यहाँ की राजनीति को गरमा रही हैं। इनमें 2 मुद्दे हैं। एक तो है अवैध कोयला खनन का मुद्दा, जिस पर सीबीआई ने रविवार को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को नोटिस दिया है और मंगलवार को उनसे पूछताछ भी हुई है। अभिषेक की साली मेनका गंभीर के साथ भी पूछताछ हुई है और सीबीआई संतुष्ट नहीं है और आगे ये मामला लंबा चल रहा है। आप जानते हैं आसनसोल और रानीगंज के कोयला बेल्ट में अवैध खनन का मामला कोई नया नहीं है, बरसों से ये चल रहा है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जिन खदानों को बंद कर देती है, वहाँ से चोरी छिपे कोयला निकालने और बेचने का ये धंधा करोड़ों अरबों का है और इसमें कई माफिया गिरोह सक्रिय हैं। तो पिछले साल नवंबर में सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की थी। इसके मुख्य अभियुक्त अनूप माझी उर्फ लाला और विनय मिश्रा, जो तृणमूल कांग्रेस के युवा मोर्चे के नेता हैं और अभिषेक का करीबी कहा जाता है, वो लोग फरार हैं। कई ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। लेकिन इससे पहले एक मामला था, कोयला भी क से है, 3 अक्षर से बना है, और कोकीन भी क से है, 3 अक्षर से बना है। तो इससे पहले मामला था कोकीन का, और कोकीन के मामले में कोलकाता पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की टीम ने बीजेपी की एक महिला युवा मोर्चा की महासचिव हैं पामेला गोस्वामी, उनके घर छापा मारा। उनको करीब 10 लाख की कोकीन के साथ गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद उनकी गवाही के आधार पर
और एक नेता राकेश सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है और प्रवीर कुमार दे को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये 3 लोग अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और जेल में हैं। तो दोनों पार्टियां अब इसे अपना हथियार बना रही हैं। यह कहना ज़्यादा सही होगा कि फ़िलहाल कोयला और कोकीन, ये दोनों चीज़ें पश्चिम बंगाल में राजनीतिक औजार, हथियार बन गए हैं और दोनों पार्टियां अपने अपने हितों में इसे भुनाने का प्रयास कर रही हैं और एक दूसरे पर राजनीतिक साजिश और बदले की भावना के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है। कोयला मामले में बीजेपी का कहना है कि यह एक साजिश है और अभी इसकी जांच नहीं हुई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अभी चूंकि चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, इसलिए पुलिस सरकारी नियंत्रण में है और असली मामला तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि इस मामले से बीजेपी कुछ बैकफुट पर जरूर आ गई है, क्योंकि राकेश सिंह को कैलाश विजयवर्गीय का करीबी कहा जा रहा है। खुद पामेला गोस्वामी ने भी ये बात कही कि वो कैलाश के करीबी हैं और उन्होंने ही साजिश रच के मुझे फंसाया है। और पामेला को दिलीप घोष जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खेमे का माना जाता है, क्योंकि वर्ष 2019 में वही पार्टी में लेके आए थे पामेला को। और राकेश सिंह के खिलाफ वो एक पुलिस का कहना है कि जाने माने हिस्ट्री सीटर हैं। पहले वर्ष 2003 में कांग्रेस में थे, उसके बाद 2019 में 2018 में वो बीजेपी में आए थे और उनके खिलाफ 56 से ज़्यादा मामले आपराधिक दर्ज हैं और बीजेपी इससे बैकफुट पर तो है और टीएमसी इसे हथियार बना रही है। उसका कहना है कि ये बीजेपी के लोग अब महिलाओं का इस्तेमाल नशीली दवाओं की तस्करी में करते हैं। पहले भी एक महिला नेता बच्चों की तस्करी के मामले में, कथित तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। तो टीएमसी इसे अपने पक्ष में भुना रही है। जहाँ तक कोयला मामले में अभिषेक की पत्नी से पूछताछ का सवाल है, ममता बनर्जी और उनके पार्टी के तमाम नेता कहते रहे हैं कि ये हर चुनाव से पहले सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी हथियार के रूप में करती है बीजेपी, और ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। ममता ने तो कहा है कि बाघ के बच्चे बिल्लियों से नहीं डरते और आम लोग सब समझते हैं, और लेफ्ट और कांग्रेस ने भी कहा है कि ठीक है, जांच से दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा, लेकिन उन्होंने भी इसके टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आखिर सीबीआई जांच तो नवंबर से कर रही थी, लेकिन चुनाव के ऐन पहले ही अभिषेक की पत्नी को नोटिस देने से संदेह जरूर पैदा होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम नेता बुआ भतीजे की जोड़ी पर करारे हमले करते रहे हैं। शुरू से ही लोकसभा चुनाव में भी किया था, अब फिर बीते 2-3 महीने से हमले बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और इन नेताओं का कहना है कि सारे भ्रष्टाचार की जड़ बुआ और भतीजे यानी अभिषेक और ममता हैं, और अम्फान में जो रकम मिली थी उसे भी अभिषेक दबा गए और सिंडिकेट को लेके भी अभिषेक पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन ममता का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, हर बार सीबीआई और ईडी के जरिए इसे फंसाने की और दबाव बढ़ाने की रणनीति होती है। खुद अभिषेक भी कहते हैं कि ये दबाव बनाने की रणनीति है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आम लोग सब जानते हैं। तो फिलहाल यही दोनों मुद्दे गरमा रहे हैं और टीएमसी ने कहा है कि चाहे कुछ भी कर ले, वह बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेकेगी। बीजेपी का दावा है कि 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर वो अब की सत्ता बनाएगी, लेकिन ममता बनर्जी बार बार कहती रही हैं कि उनकी सरकार हैट्रिक बनाएगी और बीजेपी बाहरी है और उसे यहाँ के लोग कोई भाव नहीं देंगे। आगे क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कोयला और कोकीन पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे गर्म मुद्दे बने हुए हैं। आगे क्या होगा, क्या हो रहा है और उसका नतीजा क्या होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आप मेरे इस नए चैनल की विषय वस्तु, मेरी रिपोर्ट अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे वैकल्पिक पत्रकारिता मजबूत होगी और आप देश विदेश में कहीं भी बैठे हों, आपको सच, जमीनी सच जानने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।